हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिस्टर शर्मा अकेडमी। यूपी ट्रिपल सी पैट 2025 के लिए मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है, घटना चक्र, जो थियोरेटिकल क्लासेस रहेंगी और इसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है। और मैंने इसमें काफ़ी वीडियोस अपलोड किए हैं। आप एक बार जाके चैनल पे विजिट करें, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और पेपर से पहले मैं ये पूरी बुक कंप्लीट कर दूँगा। इसमें आपका जो सेशन चल रहा है, इसमें भारतीय इतिहास से संबंधित जो भी चैप्टर्स दिए गए हैं उनको कवर कर रहे हैं। आज देखेंगे जो आपका मौर्य वंश है उससे संबंधित जो फैक्ट्स हैं। वंश में यहाँ पे जो फोकस करेंगे वो सम्राट अशोक पर करेंगे, ठीक है। वैसे मौर्य वंश काफ़ी बड़ा है, अगर आप ल्यूसेंट की बुक अगर आपके पास हो उसे भी पढ़ लीजिएगा। इसमें केवल फैक्ट दिए गए हैं बहुत ही जो इम्पोर्टेंट है उसके लिए। देखिए, मौर्य राजवंश ये 323 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व तक था। मौर्य राजवंश की स्थापना जो की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। विशाखदत्त कृत मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त थी। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य थे जो इन्होंने नंद वंश के जो घनानंद था उसे हराया था। और इनकी जो सहायता की थी वो कौटिल्य ने की थी, ठीक है, जिन्हें विष्णुगुप्त या कौटिल्य बोलते हैं, चाणक्य बोलते हैं, ठीक है। उन्होंने सहायता की थी, तब इन्होंने घनानंद को हराया था और उस पर मौर्य वंश की नींव डाली थी। देखिए, मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को ब्रसक तथा कुलहीन भी कहा गया है, इन्हें संज्ञा दी गई है। धुंडी राज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी थी। विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सेंड्रोकोटस की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। यानी इन्होंने सेंड्रोकोटस बोला था चंद्रगुप्त मौर्य की जगह पे। देखिए यहाँ पे जो चंद्रगुप्त, देखिए पहले बार जब गद्दी पे बैठा था, यहाँ पे डेट नहीं दी गई, 322 ईसा पूर्व में वो गद्दी पे बैठा था चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। ऐसे कि यहाँ पे एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस की संज्ञा दी थी। ध्यान रखिएगा, विलियम जोन्स ने दी थी सेंड्रोकोटस और एरियन तथा प्लूटार्क ने और चंद्रगुप्त मौर्य को बोला था एंड्रोकोटस। देखिए, इसमें प्रमुख शासक और उनकी उपलब्धियों के बारे में दिया गया जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जितने भी थे। देखिए, बिंदुसार, इन्हें अमितघात के नाम से जाना जाता है। अशोक को देव नाम प्रिय या प्रियदर्शनी प्रियदर्शी के नाम से, चंद्रगुप्त मौर्य को कृतार्थ परशु के नाम से इन्हें उपाधियाँ दी गई थी। चंद्रगुप्त जो प्रथम था इसे महाराजा अधिराज, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के रूप में, हर्षवर्धन को शिलादित्य के रूप में और कनिष्क को देवपुत्र के रूप में उपाधियाँ दी गई थी। अभी कि जस्टिन ने सेंड्रोकोटस, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान को भेंट का उल्लेख किया है। जो जस्टिन था इसने सेंड्रोकोटस बोला था चंद्रगुप्त मौर्य को। अगला देखिए, कौटिल्य यानी चाणक्य, इनका दूसरा नाम है। मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। अर्थशास्त्र में 15 अभिकरण है। अर्थशास्त्र में राज्य के सप्तांग सिद्धांत, 7 सिद्धांतों के बारे में बताया गया। राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दंड एवं मित्र की सर्वप्रथम व्याख्या मिलती है। बिहार में पटना जो है आपके पाटलिपुत्र के समीप बुलंदी बाग एवं कुम्भहार में की गई खुदाई से मौर्य वंश काल की लकड़ी के विशाल भवनों की अवशेष प्रकाश में आए थे। जैसे कि यहाँ पे राजवंश वंश के संस्थापक और जो भी राजधानियाँ, देखिए हर्यवंश ये बिंबिसार के इसके संस्थापक थे और राजधानी थी राजगृह। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य जिसे हम पढ़ रहे हैं, इनकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। शुंग वंश के संस्थापक पुष्पमित्र शुंग थे, पाटलिपुत्र इनकी राजधानी थी। और आपका और सातवाहन वंश ये इनके संस्थापक थे सिमुक, राजधानी थी प्रतिष्ठान। नेक्स्ट गुप्त वंश के संस्थापक थे श्रीगुप्त और राजधानी थी पाटलिपुत्र। नेक्स्ट वर्धन वंश जो पुष्पभूति इनके शासक थे और थानेश्वर राजधानी थी। बाद में हर्षवर्धन यहाँ पे बने थे, शासक हुए थे। गढ़वाल वंश के थे चंद्रदेव और ये कन्नौज राजधानी थी। कन्नौज जो था वो त्रिपक्षीय युद्ध के बीच में रहा था। ये पल्लव वंश ये सिंह विष्णु इसके संस्थापक थे और कांचीपुरम इसकी राजधानी थी। राष्ट्रकूट जो है वो दंती दुर्ग इसके संस्थापक थे और मान्यखेट इसकी राजधानी थी। जैसे कि ये कुछ फैक्ट्स हैं वो भी बीच में दिए गए। तो देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी। जैन एवं तमिल साक्ष्य भी चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की पुष्टि करते हैं। जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के साम्राज्य से पूर्वी भाग के शासक सेल्यूकस की आक्रमणकारी सेना को 305 ईसा पूर्व में परास्त किया था।
और देखिए 269 ईसा पूर्व में लगभग अशोक का राज्याभिषेक हुआ था। यहाँ पे अशोक का जो राज्याभिषेक हुआ था वो 269 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला देखिए, और देखिए याद रखिएगा जो अशोक के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति हुई थी वो चतुर्थ हुई थी, ठीक है। और यहाँ पे इनका जो एक युद्ध हुआ था काफ़ी फेमस था 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर। उसके बाद से इन्होंने युद्ध करने को नकार दिया था। उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था अशोक ने। अब देखिए अशोक के अभिलेख में सर्वत्र उन्हें देवानाम प्रिय, देवानाम प्रियदर्शी कहा गया है, जिसका अर्थ है देवताओं का प्रिय या दिखने में सुंदर। पुराणों में इसे अशोक वर्धन के नाम से जाना जाता है। अगला देखिए, दशरथ भी अशोक की तरह देवानाम प्रिय की उपाधि धारण करता है। और ये जो दशरथ था इनका पौत्र था, ठीक है। इसने जैन धर्म के जो अनुयायी थे उनके लिए बनाए थे रहने के लिए निवास स्थल। जैसे अशोक के अभिलेखों में रज्जुक नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है। और इसने अशोक के जो पुत्र एवं पुत्री थी महेंद्र और संघमित्रा, उन्हें धर्म जो प्रचार था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था, याद रखिएगा। रज्जुकों की स्थिति आधुनिक जिलाधिकारी जैसी थी, जिसे राजस्व तथा न्याय दोनों क्षेत्रों में अधिकार प्राप्त थे। मौर्य काल में व्यापारिक काफिलों यानी कारवां को शर्तवाह की संज्ञा दी गई थी। नेक्स्ट देखिए, सारनाथ स्तंभ का जो निर्माण था अशोक ने कराया था। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के उपरांत अशोक ने आखेट तथा विहार यात्राएं रोक दी तथा उसके स्थान पर धर्म यात्राएं प्रारंभ की थी। तो मतलब जितना भी ऐसा काम था युद्ध वाला वो सब छोड़ दिया था उन्होंने और धार्मिक काम में जुट गए थे। इतिहासकार विंसेंट आर्थर स्मिथ ने अपनी पुस्तक इंडियन लीजेंड ऑफ अशोक में साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पर उपगुप्त के साथ अशोक की धम्म यात्राओं का क्रम इस प्रकार दिया है। जैसे लुम्बिनी पहले उन्होंने यात्रा की थी, कपिलवस्तु, फिर बौद्ध गया, सारनाथ, कुशीनगर और श्रावस्ती। नेक्स्ट की कालसी गिरनार और मेरठ के अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे। अगला देखिए, अशोक के शिलालेखों का जो विभाजन है 3 वर्गों में किया गया है। पहला है शिलालेख, दूसरा स्तंभ लेख और तीसरा गुहा लेख। देखिए अशोक के जो शिलालेख हैं उनके बारे में देखते हैं। तो टोटल इसमें 13 शिलालेख हैं और 13वां जो शिलालेख है सबसे बड़ा है, ठीक है, जिसमें कलिंग के बारे में बताया गया। देखिए प्रथम जो शिलालेख है पशु बलि की निंदा की गई थी। जब इन्होंने जो बौद्ध धर्म अपना लिया था उसके बाद से इन्होंने किसी की बलि देना उसे निंदनीय माना था। दूसरा शिलालेख ये मनुष्य एवं पशु की चिकित्सा से संबंधित था। तीसरा शिलालेख अधिकारियों का 5वें वर्ष दौरा। 5वां शिलालेख धर्म महामात्रों की नियुक्ति। 6वां शिलालेख आत्मनियंत्रण की शिक्षा। 11वां शिलालेख धम्म की व्याख्या और 13वां शिलालेख कलिंग युद्ध का वर्णन इसमें मिलता है। अगला देखिए, शिलालेख 14वां विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए। अगला देखिए, इसमें जो दर्शन और उसके संस्थापक, तो ये बहुत पूछा जाता है। न्याय दर्शन के संस्थापक महर्षि गौतम है। सांख्य दर्शन के संस्थापक महर्षि कपिल है। मीमांसा दर्शन के संस्थापक महर्षि जैमिनी है। योग दर्शन के संस्थापक महर्षि पतंजलि है। वैशेषिक दर्शन के जो संस्थापक है महर्षि कणाद है। तो ये बीच बीच में कुछ फैक्ट दिए गए। ठीक है, अशोक के अधिकांश जो अभिलेख थे वो प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए। केवल 2 अभिलेख जो है शहबाजगढ़ी एवं मन सेहरा की लिपि जो है ब्राह्मी ना होकर खरोष्टी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिए, बाकी जो लिखे हुए हैं प्राकृत और ब्राह्मी भाषा में लिखे हैं। ये 2 जो अभिलेख हैं इसे केवल खरोष्टी भाषा में लिखा गया। अगर देखिए तक्षशिला से आरमेयिक लिपि में लिखा गया एक भग्न अभिलेख, जबकि भग्न अभिलेख सरेकुना नामक स्थान से यूनानी तथा अरमाइक लिपि में लिखा गया है। द्विभाषीय यूनानी एवं सीरियाई भाषा अभिलेख का तथा लंगमान नामक स्थान से अरमाइक लिपि में लिखा गया अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ है। अगला देखिए, जेम्स ब्रेंसर को अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय हासिल है। प्राचीन भारत में खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी, जबकि जिस तरीके से उर्दू लिखी जाती है दाएं से बाएं की ओर। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की थी। याद रखिएगा, इसमें ऐसा पूछ सकता है कौन से वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की थी, तो 20वें वर्ष में की थी। अशोक ने बुद्ध की जन्मभूमि होने के कारण लुम्बिनी ग्राम का धार्मिक कर माफ कर दिया था। भू राजस्व में 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया था। जो राजस्व था उसे भी घटा दिया था और धार्मिक जो कर था उसे भी माफ कर दिया था। अशोक के 13वें शिलालेख से कलिंग युद्ध के संदर्भ में स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं।
अशोक के दीर्घ शिलालेख जो 12वां शिलालेख है, सभी संप्रदायों के सार की वृद्धि होने की कामना की गई है तथा धार्मिक सहिष्णुता हेतु उपाय बताए गए हैं। जैसे कि अशोक के दूसरे एवं 13वें शिलालेख में इसमें देखिए आपके संगम राज्यों जैसे चोल, पांड्य, सत्यपुत्र एवं केरल पुत्र सहित ताम्र पाषाणी जो आपका ताम्रपड़ी जो है आपका श्रीलंका की सूचना मिलती है इसमें। मौर्य शासक अशोक के 13वें शिलालेख से ये ज्ञात होता है कि अशोक के 5 यवन राजाओं के साथ इनके मैत्रीपूर्ण संबंध थे, जिसमें अतियोक यानी एंटियोकस द्वितीय, थियोसस सीरिया का शासक, तुर्मय या तुर्माय ये टॉलमी द्वितीय, फिलाडेल्फस मिस्र का राजा, अंतकिनी एंटीगोनस गोनातास मैसेडोनिया या मकदूनिया का राजा, मगर ये साइरिन का शासक, अलिक सुंदर ये अलेक्जेंडर, एपाइरस या एपीरस का राजा। इनके साथ संबंध मैत्रीपूर्ण संबंध के बारे में व्याख्या करता है। अगला देखिए मेगास्थनीज जो सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। मेगास्थनीज ने तत्कालीन भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया था, जो इस प्रकार है। पहला दार्शनिक, फिर कृषक, तीसरा पशुपालक, चौथा कारीगर, पांचवा आपका योद्धा, छठा निरीक्षक और सातवां मंत्री। मेगास्थनीज भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता था। अगला देखिए अशोक के शिलालेख में मौर्य साम्राज्य के 5 प्रांतों के नाम मिलते हैं। देखिए इसमें 5 प्रांत कौन कौन से। देखिए उत्तरापथ ये तक्षशिला राजधानी थी, अवंती रस्ट ये उज्जैनी इसकी राजधानी थी, कलिंग तोशली से इसकी राजधानी थी, दक्षिणापथ सुवर्णगिरी राजधानी थी, प्राच्य या पूर्वी प्रदेश ये इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी जो आपके बिहार में स्थित है। नेक्स्ट देखिए बलि प्राचीन भारत में राजस्व के स्रोत थे। मौर्य मंत्रिपरिषद में राजस्व एकत्र करने का जो कार्य था समाहर्ता के द्वारा किया जाता था। अंतपाल सीमा रक्षक या सीमावर्ती दुर्गों की देखभाल करता था, जबकि प्रतिष्ठा विषयों या कमिश्नरों का प्रशासक था। मौर्ययुगीन अधिकारी पौतवाध्यक्ष जो तौल या मान का अधिकारी था, जो वजन तौलना था इसके अधिकारी थे, वो उसे पौतवाध्यक्ष कहा जाता था। पाणिया अध्यक्ष वाणिज्य विभाग तथा सुनाध्यक्ष बूचड़ खाने के प्रभारी थे। मौर्य युग में नगरों का प्रशासन नगर पालिकाओं द्वारा चलाया जाता था, जिसका प्रमुख जो था नगरक या पूर्व मुख्य था इसका। हालांकि यूनानी लेखकों ने बिंदुसार को अमित्रोकेडीज कहा था। विद्वानों के अनुसार अमित्रोकेडीज का संस्कृत जो रूप है अमित्र का, यानी शत्रुओं का नाश करने वाला बोला गया। नेक्स्ट है पुष्यमित्र शुंग ने 184 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके शुंग राजवंश की स्थापना कर ली थी। ये वायु पुराण के अनुसार अंतिम जो कर्ण शासक सुशर्मा ने अपने आंध्र जातीय भृत्य शिमुख यानी शिदुख द्वारा मार दिया गया था। गिरनार क्षेत्र में चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील खुदवाई थी तथा अशोक ने ईसा पूर्व 3री शताब्दी में इसमें नहरें निकलवाई थी। नेक्स्ट है शक चित्रप रुद्रतामन के जूनागढ़ अभिलेख में इन दोनों के कार्यों का वर्णन मिलता है। देखिए गुप्तोत्तर काल के जो मंदिर है उसके निर्माण वगैरह, मंदिर जो है अनंत वर्मन चोडंगांग ने इसका निर्माण कराया था। कोणार्क का सूर्य मंदिर ये नरसिंह देव प्रथम ने कराया था। कंदरिया महादेव का मंदिर धंगदेव चंदेल ने कराया था। कैलाश मंदिर जो ये एलोरा में है इसे कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। नेक्स्ट एलिफेंटा के गुहा मंदिर ये राष्ट्रकूटों द्वारा बनवाए गए थे। तट मंदिर जो मामल्लपुरम में है के नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कराए थे। कैलाश मंदिर ये कांची में नरसिंह वर्मन द्वितीय ने इसका निर्माण कराया था। बृहदेश्वर मंदिर तंजौर में है, राजराज प्रथम ने इसका निर्माण कराया था। मुक्तेश्वर मंदिर कांची में है, नंदी वर्मन द्वितीय ने इसका निर्माण कराया था। बैकुंठ पेरुमाल मंदिर ये नंदी वर्मन द्वितीय ने कराया था। ज़्यादातर नरसिंह वर्मन और नंदी वर्मन ने इनके निर्माण कराए थे। बैकुंठ पेरुमाल मंदिर ये नंदी वर्मन द्वितीय ने कराया था। महाबलीपुरम के एकाश्म रथ जो मंदिर है ये नरसिंह वर्मन प्रथम ने कराया था इसका निर्माण। और देखिए अशोक ने 2 शहर बसाए थे, एक था ललित पाटन ये नेपाल में और श्रीनगर, ठीक है। और इनके जो अभिलेख थे अशोक के, उनके जो अभिलेख थे वो जेम्स प्रथम ने जेम्स प्रिंसेप जो थे उन्होंने पढ़े थे। और यूनानी शासकों में सबसे अधिक जो विख्यात राजा था मिनांडर था, याद रखिएगा, ठीक है।
और सबसे लास्ट जो इसका मौर्य वंश का संस्थापक था वो मैंने आपको बताया था इसमें बृहद्रथ। ठीक है, इसकी हत्या करने के बाद ही पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी, याद रखिएगा। और जो मिनांडर था इसने बौद्ध धर्म की जो दीक्षा ली थी वो नागार्जुन से ली थी। ठीक है, याद रखिएगा। कुछ फैक्ट्स थे जो इसमें नहीं दिए थे, मैंने बता दिया आपको, इम्पोर्टेंट थे इसलिए। और जो बुद्ध चरित है वो अश्वघोष ने लिखी थी, आपको पता होगा अगर आपने रिसेंट में पढ़ा होगा। और अश्वघोष की जो रचनाएं थी जैसे बुद्ध चरित हो गया, सौंदर्यानंद हो गया, सूत्र अलंकार हो गया, इस तरीके से। और देखिए इसमें जैसे आपके जो आइंस्टाइन है, यहाँ पे आइंस्टाइन उस समय के जो आइंस्टाइन थे वो नागार्जुन को संज्ञा दी जाती थी आइंस्टाइन के रूप में। नागार्जुन की एक पुस्तक है माध्यमिक सूत्र, इसमें इन्होंने सापेक्षिकता का सिद्धांत दिया था उस टाइम पे, जो आइंस्टाइन ने इस टाइम पे दिया था। तो इस तरीके से ये आपका मौर्य वंश का जो साम्राज्य था उसके बारे में जो भी फैक्ट्स थे, इसमें ज़्यादातर फोकस किया गया अशोक पर और चंद्रगुप्त मौर्य पर। बाकी अगर आपको डिटेल में पढ़ना तो ल्यूशन जरूर पढ़ लीजिएगा अगर आपके पास हो। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।